नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नागा शांति समझौते पर राहुल गांधी ने कसा पीएम मोदी पर तंज। कहा, मुझे शर्म आती है कि 9 साल पहले किया वादा नहीं हुआ पूरा। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि काशी में सरकार के किस काम पर बिगड़ते नजर आए शंकराचार्य। कहा, हमसे देखा नहीं गया तो विरोध किया और जब तक जीवित रहेंगे तब तक करेंगे विरोध। इसी के साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा कि भारत में ईवीएम बंद करने की मांग। पदाधिकारी बोले, टेक्नोलॉजिकल देशों में ईवीएम बैन तो भारत में क्यों नहीं। चुनाव आयोग कार्यालय पर करेंगे प्रदर्शन। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले लग सकता है बीजेपी को बड़ा झटका। प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका। बताई गई वजह आखिरकार क्या है, कारण आपको बताएंगे दोस्तों। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि नीतीश कुमार से नाराजगी की अटकलों पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी। सीट शेयरिंग पर खुलकर बोले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि शंकराचार्य से माफी मांगनी चाहिए भाजपा को, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि नागा शांति समझौते पर राहुल गांधी ने कसा है पीएम मोदी पर तंज। कहा, मुझे शर्म आती है 9 साल पहले किया वादा पूरा नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नागा शांति समझौते को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी के पास शांति समझौते का समाधान नहीं था तो फिर उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत मणिपुर से हुई। वर्तमान में ये यात्रा नागालैंड पहुंची है, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए शांति समझौते को लेकर बात की। नागालैंड के मोकोकचुंग में लोगों से शांति समझौते को लेकर बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल पहले नागालैंड के लोगों से वादा किया था, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं किया। अगर आपके पास कोई समाधान नहीं है तो आपको इस बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ये कह सकते थे कि अभी हमें समाधान पर काम करने की जरूरत है और हम इस पर काम करेंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। आपको बता दें, लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी बीजेपी की नींद उड़ा रहे हैं और जबरदस्त अंदाज में यहाँ पर धज्जियां उड़ रही है भाजपा की। जिस प्रकार से लोकप्रियता राहुल गांधी बटोर रहे हैं और सड़कों पर जनता से मुलाकात कर रहे हैं। अगर आप भी राहुल गांधी के यात्रा में उनके साथ हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। काशी में सरकार के काम पर बिगड़ते नजर आए शंकराचार्य। जी हाँ दोस्तों, कहा, हमसे देखा नहीं गया, विरोध किया और जब तक जीवित रहेंगे विरोध करेंगे। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को लेकर सवाल करने वाले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी में बने काशी कॉरिडोर को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, बातचीत में उन्होंने कहा कि काशी कॉरिडोर बनाने के दौरान कई हजार साल पुरानी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। काशी कॉरिडोर को लेकर सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, सिर्फ मंदिर ही नहीं, 2-2 हजार साल, 1500 साल, 1000 साल पुरानी मूर्तियों को तोड़कर जब उन्हें मलबे में फेंका तो हमसे नहीं देखा गया। हमने विरोध किया और आज भी करते हैं और जब तक जीवित रहेंगे तब तक करते रहेंगे। उस कार्य के लिए हम उनको गलत कहते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया गया है शंकराचार्य द्वारा और कहा गया है कि जो कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर बनाया गया है, उस काशी कॉरिडोर के बनते वक्त हजारों साल पुरानी मूर्तियां तोड़ी गई हैं और मलबे में फेंका गया है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। भाजपा के लिए ये खबर पैरों तले जमीन खींचने वाली हो सकती है। दोस्तों, शंकराचार्य ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए 50 की हत्या कर दें, एक मूर्ति की पूजा करने के लिए 10 मूर्तियों को तोड़ दें क्या? एक मूर्ति का महत्व बढ़ाने के लिए 10 मूर्तियों को तोड़कर कहें कि हमने अच्छा काम किया है, यह हम स्वीकार नहीं कर सकते। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे देवताओं की मूर्तियां पड़ी हैं, चारों तरफ छिटक रही हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी महाभारत हुआ है, किसी का हाथ कटा तो किसी का गला कटा। वो दृश्य हमने देखा है तो हमने इसका विरोध किया। जो गलत होता है उसके लिए हम कहते हैं और कहते रहेंगे। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? फिर कहते हैं कि ये तो कांग्रेस ही हो गया, कांग्रेस ने क्या किया है हमारे लिए, किसी ने क्या किया है, हम तो धर्म के लोग हैं तो हमें क्यों जोड़ते हैं राजनीति में। ऐसे दृश्य उपस्थित नहीं करके भी कार्य हो सकता था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट बनने का प्रयास भाजपा जरूर कर रही है, लेकिन शंकराचार्य ने भाजपा की जिन करतूतों का पोल खोल दिया है उससे कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावना को ठेस जरूर पहुंच सकता है। अगर उनके इन आरोपों में सच्चाई
सच्चाई हुई तो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक मूर्ति की पूजा के लिए 10 मूर्ति को तोड़ देने का आरोप लगाया गया है। 1500 साल, 1000 साल पुरानी मूर्तियां तोड़े जाने का आरोप लगाया गया है काशी कॉरिडोर में। ये तब और वहां जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी सांसद रहे हों। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत में ईवीएम बंद करने की मांग, पदाधिकारी बोले टेक्नोलॉजिकल देशों में ईवीएम बैन, भारत में क्यों नहीं, चुनाव आयोग कार्यालय पर करेंगे प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में ईवीएम मशीन बंद करने की मांग को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका बताई गई ये बड़ी वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और याचिका में अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की भी मांग की। साथ ही शंकराचार्य की आपत्तियों का हवाला देते हुए इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया। दोस्तों, आपको बता दें कि गाजियाबाद के भोलादास की ओर से दाखिल याचिका में आरोप है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव का लाभ उठाने के लिए ये आयोजन कर रही है। याचिका में कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर शंकराचार्य की आपत्ति है। इतना ही नहीं, पूस के महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा मंदिर अभी अपूर्ण है और अपूर्ण मंदिर में किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। याचिका में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना संविधान के खिलाफ है। याचिका में कार्यक्रम को केवल चुनावी स्टंट कहा गया है। ये जनहित याचिका मंगलवार को दाखिल की गई है और याचिका अधिवक्ता अरविंद कुमार बिंदे ने बताया कि याचिका मंगलवार को दाखिल की गई है। उन्होंने बताया कि कोशिश की जाएगी कि हाई कोर्ट जल्द से जल्द याचिका को स्वीकार कर सुनवाई करे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार से नाराजगी की अटकलों पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी। सीट शेयरिंग पर खुलकर बोले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराजगी की अटकलों पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा होता रहता है। उन्होंने इशारे में ही इन अटकलों को खारिज किया है। वहीं इंडिया गठबंधन में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर लालू यादव ने कहा कि इतनी जल्दी सीट बंटवारा नहीं होता है। आरजेडी चीफ ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से भी इनकार कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को पटना में मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उनसे ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सवाल किए गए। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार से उनकी तनातनी की अटकलें चल रही हैं। मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने नीतीश को दही का टीका भी लगाया। लालू यादव ने जवाब में कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब होता रहता है, कुछ तय नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग कब होगी तो लालू यादव ने कहा कि इतनी जल्दी नहीं होता। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर सब काम हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के सवाल पर लालू यादव ने स्पष्ट कहा कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाने वाले हैं। जो करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असली शिवसेना के मुद्दे पर मेरे साथ कर ले बहस, उद्धव ठाकरे ने शिंदे और नार्वेकर को दे डाली चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को उनके साथ सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है। उन्होंने मंगलवार को दोनों नेताओं को चैलेंज करते हुए कहा कि वो उनके बहस कर लें, पता चल जाएगा कि असली शिवसेना किस गुट की है। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत सबूतों और फर्जी स्क्रिप्ट के जरिए शिवसेना पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी। पार्टी पर अधिकार के मुद्दे को जनता के बीच ले जाना ऐलान करते हुए ठाकरे ने कहा कि मैं इस लड़ाई को जनता की अदालत में ले जा रहा हूं, वहीं पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने पूछा कि अगर वो शिवसेना प्रमुख नहीं थे तो भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद 2014 और 19 में उनसे समर्थन क्यों मांगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि अखिलेश यादव ने संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीडीए यात्रा को दिखा दी है हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय से संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीडीए यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि यात्रा समाजवादी आंदोलन से संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी के विचारों के गांव-गांव तक पहुंचाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पुराने समाजवादी
उग्रवादियों के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया है और ये यात्रा राज्य के कई जिलों से गुजरेगी। इसमें पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और ऊंची जातियों को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि सपा इकलौती पार्टी है जो संवैधानिक मूल्यों और संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिल रहा है, बल्कि उन्हें वेटर, हेल्पर और चपरासी की नौकरियां दी जा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 बदलाव और परिवर्तन का वर्ष है। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार से पूछा कि निवेशक शिखर सम्मेलन में 40 लाख करोड़ रुपए के सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का दावा किया गया था, उसका क्या हुआ, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार का नीतीश सरकार 94 लाख परिवारों को देगी 2-2 लाख रुपए, चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस कार्यक्रम पर काम शुरू हो गया है और इसकी पहली किस्त लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जारी कर दी जाएगी। जानकारी से नीतीश तेजस्वी सरकार का लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों है, ये राशि कैसे, किसे और कब तक मिलेगी। दोस्तों, कैबिनेट की मंगलवार को पटना में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य सरकार 94 लाख परिवारों को बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए देगी और इस योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों को रोजगार के लिए आर्थिक मदद करना चाहती है। इसका लाभ सामान्य, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी समेत सभी वर्गों को मिलेगा, यानी किसी विशेष वर्ग के लिए योजना नहीं लाई गई है। दरअसल बिहार में कुछ महीने पूर्व नीतीश तेजस्वी सरकार द्वारा कराए गए जातीय आधारित जनगणना के नतीजे सामने आए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि राज्य के सारे गरीबों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन के बाद लॉटरी सिस्टम के जरिए उन लोगों का चयन किया जाएगा जिन्हें पैसा मिलना है। जानकारी के अनुसार किसी को भी एक साथ 2 लाख रुपए नहीं मिलेगा। सरकार 3 किस्तों में पैसा जारी करेगी। पहली किस्त में 25%, दूसरे में 50% और तीसरे में 25% राशि जारी की जाएगी, यानी पहले चरण में 50,000, दूसरे में 1 लाख और तीसरे में 50,000 रुपए मिलेंगे। खास बात यह है कि योजना का लाभ 5 वर्षों में पूरा होगा। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर 94,32,312 गरीब परिवार हैं। राज्य सरकार अपनी योजना के तहत हर गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य की नौकरी के लिए 5 साल में 2 लाख की आर्थिक मदद करेगी, जिससे वो अपना कोई लघु उद्योग लगा सकें। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 5 वर्षीय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में फिर हिंसा, कुकी उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला, पुलिस चौकी पर फेंके बम, सीडीओ की गई जान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बेहद दुखद खबर आ रही है मणिपुर से, जहाँ पर मोरेह जिले में सुरक्षा बलों और संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के बीच बुधवार सुबह मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद एक सीडीओ अधिकारी की मौत की खबर सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक उग्रवादियों ने एसबीआई मोरेह के पास सुरक्षा बलों की एक चौकी पर बम फेंके और गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में सीमावर्ती शहर में राज्य बलों द्वारा 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किए जाने के 48 घंटे बाद संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों की चौकी पर गोलीबारी की। और इससे पहले मणिपुर सरकार ने टेंगनोपल में शांति भंग होने, सार्वजनिक सद्भाव बिगड़ने और मानव जीवन एवं संपत्ति को गंभीर खतरे की आशंका संबंधी जानकारी मिलने के बाद 16 जनवरी को देर रात 12 बजे से पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते पर आया शरद पवार का बयान, कहा राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तब हो प्राण प्रतिष्ठा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। इसे लेकर पवार ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने 22 जनवरी को कार्यक्रम में न आने की बात कही। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय को लिखे पत्र में पवार ने कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या आएंगे और तब तक मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। पवार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भेजे गए न्योते के लिए शुक्रिया जताते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत ही नहीं विश्व भर में फैले करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं। अयोध्या के समारोह को लेकर राम भक्तों में उत्सुकता और आतुरता है और वो भी भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। उनके माध्यम से इस ऐतिहासिक
समारोह का आनंद मुझ तक पहुंचेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में जल्द होंगे आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, हाथ में बैट थामे तेजस्वी ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में वर्षों बाद रणजी ट्रॉफी के मैच हुए और इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार में आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी होंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना के ऊर्जा स्टेडियम में 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 क्रिकेट चैंपियनशिप अंडर 17 का उद्घाटन किया और इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। वहीं दोस्तों उद्घाटन कार्यक्रम के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कई अलग अलग राज्यों की टीमें आई हैं, खासकर ये टूर्नामेंट बाहर हुआ करता था। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों को हर जगह काम करना है, चाहे खेलकूद हो, पढ़ाई लिखाई हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर किसानों की बात हो। हमारी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर एक पहलू को देखते हुए सभी जगह विकास का काम कर रही है और बिहार में माहौल बन रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों की कोशिश है कि बिहार में खेलकूद को आगे बढ़ाएं और ऐसी प्रतियोगिताओं से स्कूल के समय ही प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलता है। खेल विभाग को अलग कर दिया गया है ताकि प्रदेश में खेल को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें बिहार की जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि बिहार में आईपीएल, इंटरनेशनल और इंडिया का भी मैच होगा। इसका आयोजन हम लोग कराएंगे। धैर्य रखने की जरूरत है। लगातार हम लोगों की कोशिश है कि बिहार में खेल कूद को आगे बढ़ाएं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी से दूर दूर क्यों है वसुंधरा राजे सिंधिया, 5 बड़ी वजह आ रही हैं सामने। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की पूर्व डिप्टी सीएम वसुंधरा राजे कोई नया विकल्प तलाश रही है क्या? राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है और अटकलों का बाजार गर्म है। इसीलिए वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव के लिए बुलाई गई पहली बैठक से दूर रही। और यही नहीं, राजस्थान में 3 दिसंबर को रिजल्ट के बाद बड़े कार्यक्रमों से वसुंधरा राजे ने दूरी बना ली थी। वसुंधरा राजे कैंप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है। सियासी जानकारी से तूफान की पहले की शांति बता रहे हैं और इस बार भजन लाल शर्मा कैबिनेट में वसुंधरा राजे के करीबियों को एंट्री नहीं मिली है। सियासी जानकारों का कहना है कि माना यही जा रहा है कि सीएम नहीं बनाए जाने से वसुंधरा राजे नाराज हैं। हालांकि वसुंधरा राजे चुप हैं। हाव भाव से भी संकेत नहीं मिल रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में क्या होने जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या के राम मंदिर नहीं, कालीघाट मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाएंगी ममता बनर्जी ने बनाया 22 जनवरी का प्लान। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न देश ही नहीं विदेश में भी किए जाने की तैयारी है। लेकिन 22 जनवरी पीएम मोदी भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होने से कई विपक्षी नेताओं ने इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी कोलकाता में सभी धर्म के लोगों के साथ एक सद्भाव रैली का नेतृत्व करेंगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ऐलान किया कि प्राण प्रतिष्ठा के समय वो कोलकाता में काली मंदिर के दर्शन करेंगी और उसके बाद रैली निकालेंगी और उनकी रैली का भी आयोजन एक विशाल मैदान में किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जमशेदपुर में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। तैयारियां हो चुकी हैं शुरू। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे की अध्यक्षता में मंगलवार को बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में बैठक हुई और इसमें बताया गया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी नहीं होंगे मुख्य यजमान। आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, यूपी के अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इस बीच प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान को लेकर जानकारी सामने आई है। अभी तक ऐसी खबरें थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के दौरान मुख्य यजमान की भूमिका में रहेंगे, लेकिन पंडितों ने बताया कि वो यजमानी नहीं करेंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री, द्रविड़ और रामानंद संप्रदाय के श्रीमठ ट्रस्ट के महामंत्री स्वामी राम विनय दास ने यजमान को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य यजमान की भूमिका में होंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असली शिवसेना की लड़ाई, शिंदे गुट की याचिका पर हाईकोर्ट का स्पीकर को नोटिस, उद्धव की अर्जी पर 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों को लेकर विधानसभा स्पीकर राहुल नरवेकर
के फैसले पर बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने उद्धव गुट और स्पीकर को नोटिस जारी किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नार्वेकर और उद्धव ठाकरे समूह के 14 विधायकों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदौस पुनीवाला की खंडपीठ ने महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय को भी नोटिस जारी किया और सभी प्रतिवादियों को याचिका पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तारीख निर्धारित कर दी। कोर्ट ने कहा कि सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए। यदि कोई हो तो जवाबी हलफनामा पहले ही दाखिल किया जाए और इसकी प्रतियां याचिकाकर्ताओं को दी जाएं। मामला 8 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सुनवाई शुक्रवार के बजाय अगले सप्ताह सोमवार को की जाए और इसको लेकर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जनता के बीच कांग्रेस पीपुल्स मैनिफेस्टो के लिए मांगे सुझाव, वेबसाइट लॉन्च। जी हां दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के लिए जनता के बीच जाने का फैसला किया है। पार्टी ने इसके लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें देश भर के लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। पार्टी ने कहा कि लोग नई लॉन्च की गई वेबसाइट आवाज भारत की .in और एक ईमेल पते आवाज भारत की @inc.in के माध्यम से कांग्रेस को अपने सुझाव भेज सकती है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अपने घोषणा पत्र में लोगों की मांग को जितना संभव हो उतना शामिल करने का प्रयास करेंगे। 2019 के लिए भी कांग्रेस ने यही किया था। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।